राकेश पाठक जी आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब इस पे। देखिए राजीव जी, मैंने अभी एक संपादकीय लिखा है सोशल मीडिया पर, जीते को सब जग भला, हारे को हरि नाम। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा जग भला है। कांग्रेस के पास हरियाणा में हरिनाम जपने के सबक कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं राजीव जी। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं, उनमें से एक सीट पर 32 वोट से जीती है बीजेपी, एक पर 207, एक पर 227, एक 600, एक 610, एक 1200। जी। ये सिर्फ आंकड़ों के लिए आपको बता रहा हूं कितना कम मार्जिन है जीत का। दो तीन बातें और हैं। नंबर एक, कि क्या इस देश में कोई ये अनुमान नहीं लगा पाता कि जनता क्या सोच रही है और क्या वोट करने जा रही है। सारे पोलस्टर, सारे एग्जिट पोल के सर्वे करने वाली एजेंसियां, सारे न्यूज चैनल, सारे यूट्यूबर, पत्रकार, जनता और खुद दोनों बड़ी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टी, इनमें से 5 तारीख की शाम को जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, किसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा जीत जाएगी या 8 सीटें ज्यादा जीत जाएगी? अगर ऐसा लग रहा होता तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव के वक्त में मैदान छोड़कर 7 लोग कल्याण में बैठ जाते? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 रैलियां करते? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर, ब्रांड मोदी के नाम पर वैसा भौकाल नहीं मचाया जाता जैसा मचाती है पार्टी? कुछ तो है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यानी जो पार्टी जीती है उसको खुद ही अंदाजा नहीं था कि वो इतने वोटों से, इतनी सीटों से हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीतने जा रही। ऐसा कौन सा आकाश कुसुम खिला दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि बीजेपी ने को वोट देते समय जनता सड़कों पर किसानों के रास्ते में गड़े हुए भाले भूल गई? जनता भूल गई कि 700 किसान मारे गए किसान आंदोलन। मतदाता भूल गया कि उसकी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। हरियाणा का युवा भूल गया कि वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। अग्निवीर के खिलाफ हजारों लाखों लोगों की भीड़ वाली रैलियों में शामिल युवा वोट डालते समय कुछ और सोच रहा था। ये कई सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना बहुत कठिन है। अब आते हैं कांग्रेस की दशा पर। बेशक राहुल गांधी किला लड़ा रहे, मैं प्रोफेसर रविकांत जी की बातों से 100% सहमत हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी का उद्धार करना, उसे फिनिक्स की तरह अपनी राख में से खड़ा करना सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। और जब वो अपनी राख में से खड़ी हो जाएगी तो सत्ता के दोने में से जलेबी खाने के लिए नेता आ जाएंगे। तब वे भूल जाएंगे वे कर क्या रहे थे चुनाव। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आला कमान से भी पूछा जाना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ये आंतरिक लोकतंत्र जिस पर रविकांत जी सवाल उठा रहे हैं, थोड़े दिन और बना रहने दीजिए रवि सर। थोड़े दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से और राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आपकी एक बड़ी नेता 15 दिन को भवन में बैठकर क्या कर रही थी, वे कई क्यों बनी हुई थी, और उसके बाद में जितनी देर को घर से बाहर आती थी प्रायोजित इंटरव्यू देती थी, बड़ी खूबसूरत कुटिल मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रही थी। मतदान के दिन तक उनके इसी तरह के बयान आ रहे। तो आखिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनका तथाकथित आला कमान किस शर्त पर, कितने नुकसान की कीमत पर ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त करेगा? वो शकील साहब आज दिन में कह रहे थे कोई सोच सकता है बीजेपी में कोई नेता इस तरह के बयान देगा, लेकिन कांग्रेस में ये होता है। मैं हर बार जो शेर पढ़ता हूं, एक मिसरा कांग्रेस के लिए, फिर वही पढ़ूंगा कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इस एक पक्ष के अलावा चुनाव लड़ने में ऐसी कोई बड़ी भारी गलती नहीं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव में उतना समय नहीं देते हैं। एक राष्ट्रीय नेता को जितना समय देना चाहिए, 90 सीटों का छोटा सा राज्य, 4 दिन यात्रा कर ली उन्होंने आखिरी के दिनों। पिछले 5 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जितनी रैलियां, रोड शो, सभाएं अग्निवीर के
मुद्दे से लेकर किसानों के मुद्दे तक जो कुछ करते रहे थे वो किया गया। मैं फिर वही पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ऐसा कौन सा काम किया था? लोग कहते हैं, एक बड़ा सेट मुहावरा है मीडिया, बीजेपी आखिरी समय तक किला लगा जीतने के लिए हर संभव कोशिश करती है, हारी हुई बाजी को जीत लेती है। मैं हरियाणा के नतीजे से पूछना चाहता हूं, हारी हुई बाजी को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया था पिछले 15 दिनों में? कोई राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी बताए तो कि जिसके कारण वो हारी हुई बाजी जीत गई। अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, वो एक बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल मुद्दा था दफा 370 को हटाना। उस मैंडेट की बात भोंकू मीडिया नहीं कर रहा। वो तो देखा जाए तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के उस फैसले के खिलाफ जनमत संग्रह, उसे खारिज कर दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने। उस पर क्यों इतनी बात नहीं हो रही? अगर पलड़े में रखा जाए तो 90 सीटों तो जम्मू कश्मीर में और जम्मू 90 सीटें हरियाणा में भी हैं। तो कायदे से आज के नतीजों के तराजू में दोनों पलड़ों में अगर एक साथ रखा जाए तो ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की टोपी में लगी हुई 3 बड़ी कलगियों में से एक को निकालकर फेंक दिया जम्मू कश्मीर की जनता। क्या आपने दावा किया था कि 370 हटाने से कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जनता आपको हाथों हाथ ले ली? वहां तो खारिज कर दिया। और हरियाणा पर हम फिर लौटे हैं। राजीव जी, 2019 के चुनाव में जो वोट मिले थे कांग्रेस को, उससे 13% ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस को। सीटें उसकी उतनी नहीं बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के वोटों में उस अनुपात में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं। यद्यपि ये जो फीसदी का मामला है, प्रतिशत का मामला है, वो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारी चुनावी प्रणाली में कोई महत्व नहीं रखता जी। यह महत्व रखती है सीटों की गिनती, और उस गिनती में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। हरियाणा के नाम पर वो जश्न मना सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खारिज होने का उत्तर भी तो उससे लेना चाहिए। अंतिम बात, जहां तक ईवीएम को लेकर रवि सर बात कर रहे थे, आप और हम सब बात करते हैं उसके बारे में, निश्चित तौर पर अब इस देश को उस पर विचार करना ही होगा। और जब जब कोई भारतीय जनता पार्टी वाला किसी कांग्रेसी से या आप जैसे हमारे जैसे किसी व्यक्ति को ये सवाल पूछे कि जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, हार जाती तो सवाल उठाते हैं, तो उसे हर बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव की किताब याद दिला देना चाहिए, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसकी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। जीवीएल नरसिंह, मैं हर बार दोहराता हूं ये बात, जीवीएल नरसिंह राव, किरीट सोमैया पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेमो करके बताते थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है। आडवाणी जी मोटे मोटे आंसुओं से रोते थे ईवीएम के नाम पर 2004 और 2009 में चुनाव हारने पर। तो अगर अब कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाए या कोई प्रोफेसर रविकांत, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर राकेश पाठक अगर सवाल उठाए, तो यह सवाल भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी सवाल, इनके उत्तर तो मिलना ही चाहिए। इस सवाल का उत्तर कौन देगा कि 90% बैटरी कैसे चार्ज थी मशीन, 99% 90% कैसे चार्ज बनी रहती? इस सवाल का उत्तर कौन देगा कि मतदान का प्रतिशत मतदान होने के 7 दिन बाद इतना बढ़ जाता है कि कोई समझ से बाहर की चीज होती है। लोकसभा चुनाव में 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने अपडेट किए थे आंकड़े। आज के इस डिजिटल युग में राजीव जी एक क्लिक पर सब कुछ चंद मिनट में हासिल हो जाता है। 11 दिन लोकसभा चुनाव में क्यों लगे थे अपडेटिंग? हरियाणा के मतदान के बाद भी समय पर अपडेटिंग नहीं हुई थी। कायदे से उसी रात हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन हो जाना चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, एसवाई कुरैशी कह चुके हैं इस बात को, अधिकतम अगले दिन की दोपहर से पहले अपडेट हो जाना चाहिए। ये कुरैशी साहब का बयान है। ये सारे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना चाहिए। किसी पार्टी, किसी नेता के पक्ष में यह सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में सवाल